के अगले डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी खुद जीरो पर आउट हो चुके हैं। उनकी पार्टी कुछ भी नहीं हासिल कर पाई इस चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद चर्चा ये है कि सन ऑफ मल्लाह बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। वैसे मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम का पद महागठबंधन से तो ले लिया था, लेकिन महागठबंधन तो सत्ता में आ ही नहीं पाए। अब एनडीए सत्ता में है, तो कैसे एक सन ऑफ मल्लाह बिहार का डिप्टी सीएम बन सकता है। नमस्कार, मैं अर्पिता और साथ में है पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार झा। सर, क्यों ये चर्चाएं तेज है? किस सन ऑफ मल्लाह का जिक्र हो रहा है? अंदर खाने किसका नाम चल रहा है? वो कौन है जो बिहार का डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, बन सकता है? दो नाम चल रहा है अर्पिता, बीजेपी की और एनडीए की रणनीति है इस बार की अति पिछड़ा। क्योंकि इस चुनाव में अगर सबसे अधिक चर्चा अगर किसी सामाजिक वर्ग की हुई तो वो वर्ग था अति पिछड़ा समुदाय। क्योंकि अन्य जितने भी वर्ग हैं, आप देखिए पिछड़े वर्गों में 4 प्रमुख जातियां हैं। यादव आरजेडी के साथ, कुशवाहा कुर्मी एनडीए के साथ। कुर्मी तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। कुशवाहा मतों में विभाजन था। इस बार आरजेडी को भी कुशवाहा जाति का वोट मिला। भले ही आरजेडी चुनाव जीत नहीं पाई, बात अलग है, लेकिन कुशवाहा के वोट में विभाजन था। इसके बाद चौथी जाति है जो पिछड़ी जाति में आती है, वो है वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग बीजेपी का अस्थायी वोटर माना जाता है। सवर्ण माना जाता है कि वो वोटर जो है वो बीजेपी और एनडीए के साथ रहने वाला है, आरजेडी के खिलाफ रहने वाला है। दलितों में पासवान समाज के लोग चिराग पासवान के साथ है। मुसहर समुदाय के लोग जीतन राम मांझी के साथ है। रविदास समुदाय कांग्रेस के तरफ आकर्षित हुआ और कांग्रेस के कारण महागठबंधन की तरफ आकर्षित था। लेकिन अति पिछड़ा समाज जिसका की वोट बैंक सबसे ज्यादा है, 36% आबादी है बिहार की जनसंख्या में। जो जातिगत सर्वे हुआ बिहार में अर्पिता, उसमें यह आंकड़ा निकल कर आया कि 36%। और यही अति पिछड़ा है जो लगातार एनडीए की बिहार में ताकत बना हुआ है। आपको याद होगा 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नीतीश कुमार ने कर्पूरी फॉर्मूले पर जो आरक्षण लागू किया पंचायतों में, ठीक है, उसके बाद पंचायतों में आपको पता है 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। लेकिन उसमें क्या किया नीतीश कुमार ने कि महिला हो चाहे पुरुष हो, हर वर्ग में पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण को बांट दिया नीतीश कुमार ने। और उसी के माध्यम से नीतीश कुमार ने एक नया वोट बैंक अति पिछड़ा समाज का खड़ा किया। फिर जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति में आते हैं। बिहार में अगर जाति के अनुसार देखें तो वहां घांची जाति कहा जाता है गुजरात में। बिहार में तेली समाज कहा जाता है। तो बिहार में तेली जो है अति पिछड़ा समाज में आता है। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी का वो भाषण कि मैं तो पिछड़ा का बेटा हूं, अति पिछड़ा समाज से आता हूं। और इस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में देखिए आप कि अति पिछड़ा एक बहुत बड़ा कार्ड बन गया। मुकेश सहनी लगातार दबाव बनाकर रखे महागठबंधन पर कि उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये अति पिछड़ा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये फेविकोल का जोर था, न केवल नीतीश कुमार के साथ। और विशेषकर जिस बात हम कर रहे हैं, मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, सन ऑफ मल्लाह की अर्पिता, तो आपको मैं बताऊं कि 1990 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, तो पिछड़े वर्गों में सबसे पहले सहनी जाति ही वो जाति थी, निषाद वो जाति थी जिसका कि हिंदुनाइजेशन हुआ था। मतलब राम मंदिर के आंदोलन में अगर किसी अति पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी भूमिका रही, उसका हिंदूकरण हुआ, तो वो सबसे पहले था सहनी समाज, निषाद समाज। आज भी आप देखिए मुकेश सहनी का तो उदय 2015 में हुआ, लेकिन बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा मुजफ्फरपुर की राजनीति में, चूंकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी ये इलाका माना जाता है जहां मल्लाहों की सबसे बड़ी आबादी है। मुकेश सहनी भी दरभंगा के रहने वाले, तो इस एरिया में भगवान लाल सहनी बीजेपी के बड़े नेता थे, ठीक है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही। उसके बाद कैप्टन जयनारायण निषाद, पहले उनकी राजनीति शुरू हुई जनता दल से, फिर राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन अंत में वो आ गए भाजपा में। उनके पुत्र अजय निषाद, दरभंगा के हरि सहनी, अभी आप देखिए हरि सहनी को बिहार में सबसे पहले
पहली बार वो एमएलसी बने। एमएलसी बनते ही कुछ दिन के बाद क्या होता है, विधान परिषद में विपक्ष के नेता बनाए गए हरीश सहनी, दरभंगा वाले। क्यों? इसलिए कि मुकेश सहनी के काट के रूप में। तो हरीश सहनी को विपक्ष का नेता बनाया गया बिहार, पहली बार एमएलसी बनाकर विपक्ष का नेता विधान परिषद में। और खाली किसका सीट हुआ था? सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम बने, सॉरी, सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो विधान परिषद में जो नेता बीजेपी का विधायक दल का था उसको बदलना था, अध्यक्ष बन गए थे सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के बदले हरीश सहनी को बनाया गया था विपक्ष का नेता विधान परिषद में। और फिर जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में आई तो उन्हीं हरीश सहनी को बिहार सरकार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। अब देखिए बीजेपी कैसे काम करती है, उस बात को देखिए। तो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया हरीश सहनी को। ठीक है, तो हरीश सहनी वो चेहरा है जो बीजेपी में वर्तमान में सहनी समाज का, निषाद समाज का बड़ा चेहरा है। ठीक है, तो और उसको लगातार बीजेपी जो है, और हिंदूवादी चेहरा है। आपको मैं बताऊं, इधर के दिनों में बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। रणनीति क्या बनाई है कि महत्वपूर्ण पदों पर उसी व्यक्ति को बैठाएगी जिसका कि बैकग्राउंड आरएसएस का रहा हो। लेकिन इसमें कई विसंगतियां भी हैं। जैसे वर्तमान में देखिए, सम्राट चौधरी संघ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, फिर भी बीजेपी के डिप्टी सीएम है। दिलीप जायसवाल की राजनीति शुरुआत हुई थी तस्लीमुद्दीन के साथ जुड़कर। ठीक है, तो ये बीजेपी के खाटी भाजपाई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बीजेपी कंप्रोमाइज भी करती है। तो इसीलिए दो ऑप्शन है जिसकी चर्चा चल रही है बीजेपी के गलियारे में। एक तो ये बात तय है कि कोई अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है, ये फाइनल है, कहीं कोई डाउट नहीं है। इस बार या तो दो डिप्टी सीएम बीजेपी से बनेगा, तो एक सम्राट चौधरी, दूसरा अति पिछड़ा सन ऑफ मल्ला। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूं दूसरी स्थिति क्या होगी। दूसरी स्थिति होगी कि 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सवर्ण, एक पिछड़ा सम्राट चौधरी, ठीक है, और तीसरा अति पिछड़ा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि निषाद समाज से 2 नाम आ रहे हैं। एक तो हरीश सहनी मैंने बताया, जिनका की बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है, हिंदूवादी नेता का रहा है, और दूसरा एक और नाम चल रहा है, बिहार के पुराने केवट के जाति के से आते हैं वो। ठीक है, सीमांचल से आते हैं। ठीक है, लगातार 3 चुनाव जीत कर आए हैं, 5 बार अब तक विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो जाति की राजनीति में हरीश सहनी से ज्यादा पारंगत हैं, कई पार्टी में रहे हैं। बिहार पीपुल्स पार्टी से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, 1995 में पहली बार विधायक बने। जब बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना किया था आनंद मोहन ने, तो आनंद मोहन की पार्टी से एकमात्र चेहरा जो चुनाव जीत कर आया था। उसके बाद से वो व्यक्ति राजद से भी चुनाव जीता एक बार, फिर निर्दलीय भी एक बार चुनाव जीता, और लगातार 3 चुनाव सिक्टी विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर वो जीत रहा है। इस बार भी जीत कर आया है, नाम है विजय कुमार मंडल। फाइनली आपने उस नाम का खुलासा किया, हरीश सहनी और विजय कुमार मंडल, 2 ऐसे सन ऑफ मल्ला है बीजेपी के पास जिनको मौका मिल सकता है बिहार में डिप्टी सीएम बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, ये दोनों नाम कितनी चर्चा में है, क्या ये टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि देखिए दावेदारों में नित्यानंद राय का नाम भी चल रहा है, रामकृपाल यादव का नाम भी चल रहा है, तो इन दोनों के लिहाज से क्या ये दोनों टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है अर्पिता कि नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव ये डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम मटेरियल है बीजेपी के। ठीक है, मैं बताऊं आपको। ठीक है, ये लोग आज के नेता नहीं है। जिस प्रकार के लोगों को बीजेपी डिप्टी सीएम बनाती रही है, आप देखिए, सुशील मोदी के बाद बीजेपी ने 2 चेहरों को बनाया, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। उसके बाद बीजेपी ने फिर 2 नए चेहरे लेकर आई, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ठीक है, समझिए बीजेपी की राजनीति को समझिए। बीजेपी किसी को पद नहीं दे रही है, बीजेपी हर जाति को प्रतिनिधित्व दे रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और इसीलिए इस बार नंबर पहली बार देखिए, सुशील मोदी का कोई जाति के आधार पर नहीं मिला था उनको पद। सुशील मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता थे। ठीक है, इसलिए उनको मिला था डिप्टी सीएम। उसके बाद
बीजेपी ने जाति के आधार पर उप मुख्यमंत्रियों का चयन करना शुरू किया। तारकिशोर प्रसाद कलवार समाज से आते हैं, जो कि वैश्य में है, सबसे समृद्ध जाति है कलवार। ठीक, तारकिशोर प्रसाद आते हैं, उनको बनाया। फिर अति पिछड़ी जातियां में वैश्य का ही उपवर्ग है, उपजाति है, नोनिया समाज, उस समाज से रेणु देवी को बनाया बीजेपी ने। तो पहला बार एक पिछड़ा बनिया, दूसरा अति पिछड़ा बनिया। देखिए बीजेपी का खेल देखिए, बीजेपी राजनीति को अलग तरीके से देखती है अर्पिता। बीजेपी कोई एक बार सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है। बीजेपी, आपने सुना होगा, हमने सुना है, ये आगे की तैयारी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बीजेपी जिस समीकरण के तहत सन ऑफ मल्लाह, बीजेपी के पास दो नाम आपने दिए, जो अगर उनके आधार पर बीजेपी जो है आगे की रणनीति तय कर रही, तो निश्चित रूप से 2029 पर फोकस रहेगा बीजेपी का। बिहार में सारे जातिगत समीकरण सेट करने की तैयारी में बीजेपी इस बार के मंत्रिमंडल में भी रहेगी, और सीएम डिप्टी सीएम का जो भी फैसला बीजेपी लेने जा रही है, कुल मिलाकर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है सर कि जिन नामों का आपने जिक्र किया है, फाइनल मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, हमें बस उसी बात का इंतजार है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी बहुत सारी चर्चाएं और चल रही, उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मंत्रिमंडल में किनका नाम जो है शामिल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।